नमस्कार साथियों, सर्वोत्तम कोचिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हमारी जो चर्चा रहेगी वो मेवाड़ के गोहिल और सिसोदिया राजवंश पर रहेगी और ये टॉपिक हम एमसीक्यू के माध्यम से यहाँ पर हल करने की कोशिश करेंगे। तो ये साथियों, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन वाला नहीं भूलें। और यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से यहाँ पर आपको जानकारी दे दी जाएगी। तो आज हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति कौन था। तो यहाँ पर ऑप्शन जैसे जॉर्ज थॉमस, विलियम जेम्स, कर्नल टोड, दशरथ शर्मा। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा कर्नल टोड। तो जेम्स कर्नल, यहाँ पर ये कर्नल टोड है, ये इंग्लैंड के थे। कर्नल जेम्स टोड, इनका जन्म हुआ था 1782 में, इंग्लैंड में हुआ था और इंग्लैंड के हुआ था इस्लिंगटन में। इनको राजस्थान में इतिहास का जनक कहा जाता है, राजस्थान इतिहास का जनक। इनको घोड़े वाले बाबा भी कहा जाता है, घोड़े वाले बाबा। इन्होंने राजस्थान इतिहास की जानकारी स्रोत जुटाकर इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था जिसको हम एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के नाम से जानते हैं। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसी पुस्तक में जेम्स कर्नल टोड ने यहाँ पर राजस्थान शब्द का प्रयोग किया है। तो एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में यहाँ पर कर्नल टोड ने सबसे पहली बार राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था और ये किया था 1829 में, क्योंकि इस पुस्तक का जो पहला भाग है वो प्रकाशित हुआ था 1829 में। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला हो जाएगा जेम्स कर्नल टोड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो राजस्थान स्थापना दिवस की बात करते हैं। यहां पर 30 मार्च को प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस मनाया जाता है। और 1 नवंबर 1956 को राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है, राजस्थान स्थापना दिवस। तो 30 मार्च को राजस्थान दिवस और 1 नवंबर 1956 को राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर 30 मार्च 1949 को हमारे राजस्थान का एकीकरण चल रहा था। तो इस दिन हमारे एकीकरण का चौथा चरण का गठन हुआ था, एकीकरण का चौथा चरण, जिसका नाम रखा गया था वृहत राजस्थान संघ। इस दिन 30 मार्च 1949 को राजस्थान का लगभग वर्तमान स्वरूप था वो अस्तित्व में आ चुका था। इसीलिए हम 30 मार्च को प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस मनाते हैं और 1 नवंबर 1956 को हमारे राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हो चुका था, एकीकरण पूर्ण। तो राजस्थान की स्थापना एकीकरण पूर्ण होने के साथ ही हुई थी। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान की स्थापना हुई थी, इसीलिए 1 नवंबर 1956 को हम राजस्थान स्थापना दिवस मनाते हैं। हमारे राजस्थान में एकीकरण शुरू हुआ था 18 मार्च को, 18 मार्च 1948 से शुरू होकर 1 नवंबर 1956 तक चलता है और ये कुल 7 चरणों में चला था। तो एकीकरण हमारे राजस्थान में कुल 7 चरणों में, जिसका पहला चरण 18 मार्च 1948 को और इसका अंतिम चरण जो बना था 1 नवंबर 1956 को। तो इसी के साथ हमारे राजस्थान का जो एकीकरण वो पूर्ण हो चुका था 1 नवंबर 1956 को और इसी दिन हम राजस्थान स्थापना दिवस मनाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 नवंबर 1956। तो राजस्थान दिवस 30 मार्च है और राजस्थान स्थापना दिवस है वो यहाँ पर हो जाएगा 1 नवंबर 1956। तो अगला क्वेश्चन है, कर्नल टोड का जन्म कहाँ हुआ था। तो कर्नल टोड वही बात है, राजस्थान इतिहास के जनक, राजस्थान इतिहास के भीष्म पितामह है और घोड़े वाले बाबा
तो कर्नल जेम्स टोड, इनका जन्म हुआ था 20 मार्च 1782 को हुआ था, और इनका जन्म हुआ था इस्लिंगटन में, इस्लिंगटन में इनका जन्म होता है। तो यहाँ पर पूछा गया कहाँ हुआ था, तो इस्लिंगटन मतलब इंग्लैंड। तो इनका जन्म इस्लिंगटन, यहाँ पर इंग्लैंड ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर होने वाला इंग्लैंड हो जाएगा। कर्नल टोड को राष्ट्रीय इतिहास का जनक कहा जाता है, राजस्थान इतिहास का जनक। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? यहाँ पर इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, कर्नल टोड ये राजस्थान इतिहास के जनक है। हमें राजस्थान में कर्नल टोड आए थे 1818 में, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पॉलिटिकल एजेंट बनकर आए थे, 1818 में आए थे। और सबसे पहले जिस रियासत में आए थे तो मेवाड़ थी, मेवाड़ और हाड़ौती। और सबसे पहले कर्नल टोड ने जिस रियासत का इतिहास लिखना शुरू किया था वो मेवाड़ रियासत थी, और मेवाड़ में इस समय शासक थे वो थे भीम सिंह जी, मेवाड़ के भीम सिंह। और कर्नल टोड के कहने पर ही भीम सिंह ने अंग्रेजी से संधि की थी 1818 में। अंग्रेजी से संधि करने वाला मेवाड़ का शासक पूछा जाए तो यही था, मेवाड़ का शासक। तो कर्नल टोड राजस्थान में 1818 से लेकर 1822 तक रहे थे, 1818 से 1822 तक। इन्होंने इस अंतराल में राजस्थान के ऐतिहासिक स्रोत जुटाते हुए यहाँ पर दो महत्वपूर्ण किताबें भी इनकी हैं, जिसका पहली पुस्तक का नाम है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज राजस्थान है, उसी का दूसरा भाग 1832 में, और इसका पहला भाग 1829 में प्रकाशित हो चुका था। कर्नल टोड की मृत्यु के बाद उसकी अलग पुस्तक पश्चिम भारत की यात्रा। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कर्नल टोड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घोड़े वाले बाबा के नाम से जाने जाते हैं, तो यहाँ पर घोड़े वाले बाबा कर्नल टोड हो जाएंगे इसके। तो कर्नल टोड घोड़े वाले बाबा, इसके अलावा इनको राजस्थान का इतिहास का भीष्म पितामह भी कहा जाता है, भीष्म पितामह है। तो ये राजस्थान के इतिहास के भीष्म पितामह भी कहा जाते हैं, और ये इनको नाम देने वाले थे हीराचंद ओझा। तो डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने इनको राजस्थान का भीष्म पितामह है, इनको इतिहास का भीष्म पितामह कहा था, और इनको राजस्थान इतिहास के जनक भी कहा जाता है। तो ये 1818 से लेकर 1822 तक राजस्थान में रहे थे। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो राजस्थान दिवस 30 मार्च 1951, 30 मार्च 1950, 30 जनवरी 1950 या 30 मार्च 1949। इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 मार्च 1949 को। तो प्रतिवर्ष हमारे राजस्थान में राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को। तो इस तिथि का विशेष महत्व यह है कि इस दिन हमारे राजस्थान की जो एकीकरण के समय रियासतें थी, उस समय 4 बड़ी रियासतें इस दिन एक हो गई थी। इसमें जयपुर थी, इसमें जोधपुर थी, इसमें जैसलमेर भी थी, और इसमें बीकानेर भी थी। और इन्हीं चारों रियासतों के सम्मिलित होने के कारण यहाँ पर एक वृहद जो बड़ा क्षेत्र था वो एकीकरण के दौर में शामिल हो गया था, और इस चरण का नाम दिया गया था वृहद राजस्थान संघ। तो 30 मार्च को एकीकरण का जो चरण गठन हुआ था उस चरण का नाम था वृहद राजस्थान संघ, और ये हुआ था 30 मार्च 1949 को हुआ था। 30 मार्च 1949 को वृहद राजस्थान संघ ये गठन हुआ था इसका, और इसी दिन हमारे राजस्थान का लगभग वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में आ चुका था, लगभग वर्तमान स्वरूप।
और राजस्थान का संपूर्ण वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में आया था 1 नवंबर 1956 को। तो इस दिन तक हमारे राजस्थान की 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश, इनका राजस्थान संघ में विलय हो चुका था। तो ये नवीन राजस्थान का वर्तमान स्वरूप है। नवीन राजस्थान आज का राजस्थान है वो 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आया था और इस दिन को हम प्रतिवर्ष स्थापना दिवस मनाते हैं, राजस्थान की स्थापना दिवस। और ये 30 मार्च हो जाएगा राजस्थान दिवस। तो एकीकरण के समय हमारे राजस्थान में कुल 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 30 मार्च 1949 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेवाड़ का प्राचीन नाम था। तो मेहरानगढ़ है, मेदपाट है, यहाँ पर जगह कुंतल है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होने वाला हो जाएगा मेदपाट, मेवाड़। तो मेवाड़ में हमारे राजस्थान में इतिहास की दृष्टि से बात करें, यहाँ पर कुल 2 राजवंशों ने शासन किया था। यहाँ पर पहले गोहिल शाखा थी राजपूतों की, इसके बाद सिसोदिया आए थे। सिसोदिया वंश की स्थापना हुई थी 1326 को और ये की थी राणा हमीर ने। यहां पर गोहिल वंश की स्थापना करने वाला था गोहिलोत। तो गोहिलोत ने यहां पर गोहिल वंश की स्थापना की थी। वहीं बात करते हैं तो गोहिल राजवंश की स्थापना करने वाला अलग था। राजवंश की स्थापना की थी बप्पा रावल ने। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि गोहिल राजवंश की स्थापना पूछे तब बप्पा रावल होगा और यहाँ पर केवल गोहिल वंश की स्थापना पूछे तब गोहिलोत होगा। तो गोहिलोत ने यहाँ पर 566 ईस्वी में की थी और बप्पा रावल ने राजवंश की स्थापना की थी 734 ईस्वी में। और राणा हमीर ने इसी गोहिल वंश के बाद में जो अगला राजवंश छोटा सा राजवंश आया था, इसके बाद में इसी से निकला हुआ राजवंश है सिसोदिया राजवंश। तो इसकी स्थापना हुई थी 1326 में और करने वाला था राणा हमीर। तो इसका जो राइटर यहाँ पर मेवाड़ की बात करें तो मेवाड़ का प्राचीन नाम हमें मिलता है प्रागवाट। मेवाड़ का प्राचीन नाम मिलता है हमको मेदपाट और मेवाड़ का प्राचीन नाम मिलता है हमको सेवी। तो इनमें से प्राचीन नाम की बात की तो मेदपाट इसमें दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर होने वाला है मेदपाट। मेवाड़ राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत भी थी। राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत वो मेवाड़ी थी। अगला क्वेश्चन है गोहिल वंश का संस्थापक था। यहाँ पर वही बात की वंश की बात की गई है। तो बप्पा रावल था, ये तो यहाँ पर मेवाड़ के साम्राज्य का संस्थापक था। मेवाड़ में गोहिल साम्राज्य का संस्थापक। और इसने मेवाड़ साम्राज्य की स्थापना की, मेवाड़ में गोहिल साम्राज्य की स्थापना की थी 734 ईस्वी में। इसने गोहिल साम्राज्य की स्थापना की थी। अब बात करते हैं गोहिल वंश की स्थापना। ये गोहिल वंश स्थापित किया था गोहिलोत ने। तो गोहिलोत ने यहाँ पर गोहिल वंश की स्थापना की थी 566 ईस्वी में। इस पर हम पहले वाले क्वेश्चन में चर्चा कर चुके हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गोहिल वंश की स्थापना की थी गोहिलोत ने और ये की थी 566 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है गोहिल साम्राज्य किसने स्थापित किया था। तो यहाँ पर गुहादित्य है, बप्पा रावल है, जेत्र सिंह है और हमीर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा गोहिल साम्राज्य। यहाँ पर पूछा गया तो बप्पा रावल हो जाएगा। बप्पा रावल ने यहाँ पर गोहिल साम्राज्य की स्थापना की 734 में की थी। इन्हीं बप्पा रावल ने मेवाड़ में अपने कुल देवता एकलिंगनाथ जी का मंदिर बनाया था और यही एकलिंगनाथ जी बाद में मेवाड़ के शासकों के कुल देवता बनते हैं, कुल देवता। तो मेवाड़ राजवंश के कुल देवता की बात करें तो यहाँ पर बप्पा रावल ने जो मंदिर बनाया था एकलिंगनाथ जी का मंदिर था। मेवाड़ के शासक वो शैव धर्मावलंबी थे। यहाँ पर यह एकलिंगनाथ जी का मंदिर भगवान शंकर का मंदिर है, ये बनाया था
बप्पा रावल ने। और इसी बप्पा रावल ने 734 ईस्वी में यहाँ पर गोहिल साम्राज्य की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बप्पा रावल। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ राजवंश के कुल देवता एकलिंग नाथ का मंदिर किसने बनवाया था? तो अभी बात कर चुके हैं हम, बप्पा रावल ने मेवाड़ राजवंश के कुल देवता का मंदिर बनाया था, 734 ईस्वी में बनाया था। और ये कैलाशपुरी उदयपुर में बना हुआ है, कैलाशपुरी उदयपुर। तो मेवाड़ के शासक एकलिंगनाथ जी को मेवाड़ी राजा के रूप में मानते थे, मेवाड़ी राजा। और मेवाड़ के शासक अपने आप को एकलिंगनाथ जी का दीवान मानते थे, दीवान। तो मेवाड़ के जितने भी शासक थे वो अपने आप को राजा नहीं मानकर राजा किसको मानते थे? वो मानते थे एकलिंगनाथ जी को। और इनका मंदिर बनाया था बप्पा रावल ने, और ये बनाया था कैलाशपुरी उदयपुर में। एकलिंगनाथ जी मेवाड़ के कुल देवता है। मेवाड़ के शासक राज्य के बाहर जब जाते थे उस समय आशीर्वाद जिनसे लेते थे वो एकलिंगनाथ जी है। तो उस आशीर्वाद को बोला जाता है आशंका लेना, आशंका लेना। तो मेवाड़ के कुल देवता एकलिंगनाथ जी जिनका मंदिर बनाया था बप्पा रावल ने 737 में बनाया था, कैलाशपुरी उदयपुर में ये मंदिर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, चार्ल्स मार्टल किसकी उपाधि है? तो यहाँ पर अलर्ट दिया हुआ है, बप्पा रावल दिया हुआ है, हमीर दिया हुआ है, सांगा दिया हुआ है। तो अलर्ट, इसको आलू रावल कहा जाता है। तो अलर्ट की उपाधि है आलू रावल। बप्पा रावल है, इनको मेवाड़ में गोहिल साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। मेवाड़ में गोहिल साम्राज्य का संस्थापक या गोहिल राजवंश का संस्थापक। हमीर है राणा हमीर, इसको सिसोदिया राजवंश का संस्थापक माना जाता है। हमीर को विषम घाटी पंचानन भी कहा जाता है, विषम घाटी पंचानन। और संग्राम सिंह है सांगा, इनको हिंदुपत कहा जाता है या हिंदुपति भी कहा जाता है। बप्पा रावल की एक उपाधि है जिसको चार्ल्स मार्टल बोलते हैं, चार्ल्स मार्टल। और ये नाम देने वाले थे सीवी वेद्य। तो सीवी वेद्य ने यहाँ पर बप्पा रावल को चार्ल्स मार्टल की संज्ञा दी है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला वो जगह बप्पा रावल। बप्पा रावल ने 734 ईस्वी में मेवाड़ में गोहिल डायनेस्टी की स्थापना की थी। और इन्होंने मेवाड़ के कुल देवता एकलिंगनाथ जी का मंदिर बनाया था। इनको चार्ल्स मार्टल भी कहा जाता है और इन्होंने गोहिल राजवंश की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर बप्पा रावल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, काल भोज के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो काल भोज यहाँ पर पूछा गया। काल भोज, बप्पा रावल को काल भोज के नाम से जानते हैं। बप्पा रावल की नामों की बात करते हैं, इसको काल भोज, इनको चार्ल्स मार्टल, और रावल की उपाधि का पहला प्रयोग करने वाला मेवाड़ का शासक भी यही था। रावल की उपाधि का प्रयोग करने वाला पहला शासक तो रावल की उपाधि का प्रयोग करने वाला मेवाड़ का पहला शासक पूछा जाए तो ही बप्पा रावल होगा। और यहाँ पर मेवाड़ राजवंश की स्थापना करने वाला शासक पूछा जाए तो भी वही होगा, क्योंकि मेवाड़ राजवंश में हमने दो राजवंश पढ़े थे, पहला गोहिल है, इसके बाद में सिसोदिया था। तो गोहिल डायनेस्टी की स्थापना करने वाला भी बप्पा रावल है। तो यहाँ पर काल भोज के नाम से बप्पा रावल को जानते हैं। इसके अलावा चार्ल्स मार्टल भी इनका नाम है और गोहिल साम्राज्य के संस्थापक भी माने जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बप्पा रावल। अगला क्वेश्चन, मेवाड़ में नौकरशाही की स्थापना किसने की? तो मेवाड़ में नौकरशाही के बारे में यहाँ पर पूछा गया है और ऑप्शन दिए गए, प्रताप है,
बप्पा रावल है, अलट है और हमीर है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा अलट। अलट का एक नाम आलू रावल मिलता है, आलू रावल। और इसी अलट ने मेवाड़ में नौकरशाही की स्थापना की थी, नौकरशाही की स्थापना। इसी अलट ने पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह किया था, अंतरराष्ट्रीय विवाह, और ये क्या था, हूण राजकुमारी हरिया देवी से। तो राजस्थान का पहला शासक जिसने अंतरराष्ट्रीय विवाह किया था वो अलट था, और भारत का पहला शासक चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसने हेलना से शादी की थी। यूनानी राजकुमारी हेलना के साथ शादी करने वाला चंद्रगुप्त मौर्य था। ये चंद्रगुप्त मौर्य भारत का पहला शासक था जिसने अंतरराष्ट्रीय विवाह किया था। तो 305 ईस्वी में सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के साथ संधि हो जाती है, और सेल्यूकस निकेटर ने यहाँ पर अपनी पुत्री हेलना की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। ये भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह था, चंद्रगुप्त मौर्य और हेलना की शादी। और यहाँ पर राजस्थान का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह की बात करें तो अलट ने किया था, और वो कहता है हरिया देवी से। ये हूण राजकुमारी थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, नौकरशाही की स्थापना करने वाले थे अलट। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का खजुराहो किराडू मंदिर कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर किराडू मंदिर की बात पूछी गई है, जिसको राजस्थान का खजुराहो बोलते हैं। राजस्थान का खजुराहो, एक है मेवाड़ का खजुराहो, एक है हाड़ौती का खजुराहो। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है राजस्थान का खजुराहो, तो राजस्थान का खजुराहो किराडू बाड़मेर है, किराडू बाड़मेर। ये मंदिर नागर शैली में बनी हुई है, नागर शैली में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाड़मेर। मेवाड़ का खजुराहो है वो जगत मंदिर है। हाड़ौती का खजुराहो है वो भंडरेवरा बारा में बना हुआ है, जिसको मिनी खजुराहो भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाड़मेर। अगला क्वेश्चन है, त्रैन के दूसरे युद्ध में मेवाड़ का कौन सा शासक मारा गया था? तो ऑप्शन सामंत सिंह, जयमल, कीर्तिपाल, कुमार सिंह। इसका राइट आंसर रहेगा सामंत सिंह। तो सामंत सिंह ने त्रैन के दूसरे युद्ध में भाग लिया था। तो त्रैन के जो पहला युद्ध हुआ था वो 1191 में हुआ था, ये त्रैन का पहला था। तो पूछा गया त्रैन के दूसरे युद्ध में, और त्रैन का दूसरा युद्ध अगले वर्ष 1192 में हुआ था, त्रैन का सेकंड युद्ध। ये युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान तृतीय, और मोहम्मद गौरी के मध्य। पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को हराया था, लेकिन दूसरे युद्ध में जो त्रैन का दूसरा युद्ध हुआ था, यहाँ पर मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को हरा चुका है। तो ये दूसरा युद्ध मोहम्मद गौरी जीत चुका था। तो इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की सहायता करने के लिए मेवाड़ से जो शासक गया था वो सामंत सिंह था, क्योंकि सामंत सिंह है वो पृथ्वीराज चौहान का बहनोई था, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान ने अपनी पुत्री अपनी बहन आनंदीबाई की शादी, सॉरी आनंदीबाई नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा पृथ्वीबाई। तो पृथ्वीराज चौहान ने अपनी बहन पृथ्वीबाई की शादी यहाँ पर सामंत सिंह से की थी। तो सामंत सिंह यहाँ पर त्रैन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के साथ मोहम्मद गौरी से लड़ता है, और सामंत सिंह इस युद्ध में मारा जाता है। और इसी युद्ध में जयपुर से भी एक शासक जाता है जिसका नाम था पंचम देव। ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जयपुर से शामिल होने वाला शासक वो पंचम देव था, ये जयपुर से था। और मेवाड़ से वह शासक जिसने त्रैन के दूसरे युद्ध में भाग लिया था,
वो था सामंत सिंह। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है सामंत सिंह हो जाएगा। सामंत सिंह इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की तरफ से लड़ता हुआ मारा गया था। और इसी युद्ध के बाद में मोहम्मद घोरी ने भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना कर दी थी। मुस्लिम सत्ता, यहाँ पर इसकी इस युद्ध के बाद में भारत में मुस्लिम शासन का दौर शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर मोहम्मद घोरी ने पृथ्वीराज चौहान थर्ड को इस युद्ध में मार दिया था। और इसके बाद में 1192 में भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना कर देता है। और यही घोरी बाद में अपनी मुस्लिम सत्ता या भारत की शासन व्यवस्था सौंप देता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने बाद में गुलाम वंश की स्थापना की थी, गुलाम वंश। तो यहाँ पर मुस्लिम साम्राज्य की जो शासन सत्ता स्थापित की थी वो मोहम्मद घोरी ने की थी त्रैन के दूसरे युद्ध के बाद में। तो भारत का अंतिम हिंदू शासक पूछा जाए तभी वही होगा, पृथ्वीराज चौहान। यह भारत का अंतिम हिंदू शासक था। क्योंकि पृथ्वीराज चौहान ने ये त्रैन के दूसरे युद्ध में मारा जाता है घोरी से लड़ता हुआ। और बाद में यहाँ पर घोरी ने भारत पर अधिकार कर लिया था, अधिपति स्थापित कर दिया था और मुस्लिम सत्ता की स्थापना कर दी थी। बाद में घोरी ने अपने सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत की शासन सत्ता सौंप दी थी। और इसी ने गुलाम वंश की स्थापना 1206 में की थी। और इसके बाद में भारत में एक के बाद एक राजवंश आते रहे। पहला गुलाम था, उसके बाद में खिलजी आया, उसके बाद में तुगलक आया, उसके बाद में सैयद आया और लोधी वंश, लोधी वंश के बाद में मुगल आ गए थे। तो लगातार ये मुस्लिम साम्राज्य का दौर चलता रहा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, जगत अंबिका मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो जगत अंबिका मंदिर के निर्माण की यहाँ पर हम बात पहले ही कर चुके हैं। जगत अंबिका, जिसको मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है, ये मेवाड़ का खजुराहो है। और इसके निर्माण के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं पिछले वाले क्वेश्चन में, जिसका निर्माण किया था अलट ने। तो यहाँ पर ये पूछा गया निर्माण किसने करवाया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलट। इसके अलावा राजस्थान खजुराहो वो किराडू बाड़मेर है, किराडू बाड़मेर, ये राजस्थान खजुराहो है। एक है मिनी खजुराहो, मिनी खजुराहो है भंडेवरा, जो 12 में पड़ता है, 12 जिले में पड़ता है भंडेवरा। ये राजस्थान का मिनी खजुराहो है। एक राजस्थान खजुराहो है जो बाड़मेर में बना हुआ है। एक मेवाड़ा खजुराहो जो जगत अंबिका मंदिर है, ये बनाया था अलट ने। इसका राइट आंसर अलट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भूताला का युद्ध किसके मध्य हुआ था? भूताला का युद्ध, तो भूताला का युद्ध था 1227 में। और ये हुआ था गुलाम वंश के शासक, एक तो इल्तुतमिश था, गुलाम वंश का तो इल्तुतमिश था, ये दिल्ली का शासक था। और इनके सामने था मेवाड़ से था जेत्र सिंह, ये मेवाड़ का शासक है और गुइल साकार राजा है। एक तरफ गुलाम वंश का शासक है, एक तरफ गुइल डायनेस्टी का शासक है, जिसको हम जेत्र सिंह के नाम से जानते हैं। इन दोनों के बीच में युद्ध होता है। इस युद्ध में जेत्र सिंह ने इल्तुतमिश को हरा दिया था। इसमें जेत्र सिंह की विजय हुई थी और इल्तुतमिश हार गया था। जब इल्तुतमिश की सेना इस युद्ध में हार जाती है तो मेवाड़ के जो राजधानी क्षेत्र था आहड़, उसको तहस नहस कर दिया जाता है। और इसी जेत्र सिंह ने बाद में मेवाड़ की राजधानी बनाई थी चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, चित्तौड़गढ़ को सर्वप्रथम मेवाड़ की राजधानी बनाने वाला शासक कौन था, या मेवाड़ राजवंश की राजधानी चित्तौड़ किसने बनाई थी? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा जेत्र सिंह। तो जेत्र सिंह ने दिल्ली के किस शासक को हराया था? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। भूताला के युद्ध किन दो शासकों के बीच में युद्ध हुआ था? तो यहाँ पर इसका भी राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश और जेत्र सिंह। इल्तुतमिश दिल्ली का राजा है, जेत्र सिंह मेवाड़ का शासक है। अगला क्वेश्चन है, नेपाल में शाही वंश की स्थापना किसने की थी? तो शाही वंश, तो नेपाल में गुइल वंश की स्थापना किसने की थी? तो शाही वंश हो गया ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुंभकर्ण।
तो कुंभकर्ण जो रतन सिंह के भाई थे, कुंभकर्ण। तो नेपाल में भी देखो मेवाड़ की एक शाखा है जिसकी स्थापना करने वाला था कुंभकर्ण जो रतन सिंह के भाई थे। इसके अलावा कर्नल टोर ने मेवाड़ में सिसोदियों की या गुहिलों की शाखा जो बताई वो 24 बताई थी, क्योंकि मेवाड़ में गुहिल है, मुख्य गुहिल मेवाड़ में थे। इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में भी गुहिलों ने अलग अलग शाखाएं स्थापित की थी। इसी प्रकार से कुंभकर्ण ने मेवाड़ के शासक थे, रतन सिंह उनके भाई थे। इन्होंने मेवाड़ नेपाल में शाही वंश की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर होगा कुंभकर्ण। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन के मेवाड़ आक्रमण के समय शासक कौन थे? तो मेवाड़ पर देखो चित्तौड़ राजधानी था उस समय मेवाड़ की, चित्तौड़गढ़। और चित्तौड़गढ़ सबसे पहले राजधानी बनाने वाला मेवाड़ का शासक था जेत्र सिंह। इसी जेत्र सिंह ने चित्तौड़गढ़ को पहली बार राजधानी बनाया था। इससे पहले मेवाड़ की जो राजधानी थी वो आहड़ थी। इससे पहले राजधानी थी वो नागदा थी। तो पहली बात तो मेवाड़ राजवंश की पहली राजधानी पूछी जाए तो यही होगी, प्रथम राजधानी, क्योंकि राजधानी बदलती जाएगी परिस्थितियों के अनुसार। राजधानी मेवाड़ की वो बदलती जाएगी, क्योंकि प्रताप के समय कई राजधानियां यहाँ पर बदली जाती है। जैसे प्रताप के समय गोगुंदा में उसका राज्याभिषेक होता है, उसके बाद में राजधानी चावंड बनाई जाती है, उसके बाद में राजधानी कई बदल चित्तौड़गढ़ वापस आ जाएगी। तो यहाँ पर अलाउद्दीन के समय मेवाड़ का शासक था वो रावल रतन सिंह था। तो यहाँ पर ये रावल शाखा के अंतिम शासक भी है, अंतिम शासक। रावल शाखा के पहले शासक की बात करें तो वो गुहिलोत था, गुहिलोत। अगर राजवंश के अनुसार शासक पहले शासक की बात करें जिसने राजवंश स्थापित किया था वो बपरावल हो जाएगा। लेकिन पहले शासक की बात की जाए तो गुहिलोत ये पहला शासक था, और अंतिम रावल शाखा का अंतिम शासक था और रतन सिंह था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। इस युद्ध में रतन सिंह लड़ता हुआ मारा जाता है, और अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ को कब्जे में ले लिया था और इसका नाम बदल कर दिया था खिजराबाद। अगला क्वेश्चन है, उड़ना राजकुमार किसे कहा जाता है? यहां पर पहले ऑप्शन में नाम लिखा शायद, यहां कर देते प्रताप कर देते। तो ऑप्शन है महाराणा प्रताप, जयमल चूड़ा, सांगा और पृथ्वीराज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज सिसोदिया हो जाएगा। पृथ्वीराज सिसोदिया को मेवाड़ में उड़ना राजकुमार के नाम से जानते हैं। उड़ना राजकुमार ये मेवाड़ के कभी शासक नहीं बने थे। और इनकी पत्नी थी ताराबाई। तो पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी का नाम था ताराबाई, और ताराबाई के नाम पर ही अजमेर के किले का नाम तारागढ़ किया गया था, तारागढ़। क्योंकि तारागढ़ का निर्माण पृथ्वीराज सिसोदिया ने नहीं करवाया था, इसका पुनर्निर्माण करवाया था। यहाँ पर इस किले का नाम पहले था गढ़ बिटली, और गढ़ बिटली का निर्माण करवाया था चौहान शासक अजय राज ने। तो अजय राज ने यहाँ पर अजमेर की भी स्थापना की थी 1113 में, और अजय राज ने अजमेर में अरावली की श्रेणियों में गढ़ बिटली का किला भी बनाया था। और इसी गढ़ बिटली किले का पुनर्निर्माण जिस शासक ने करवाया था वो शासक वो राजकुमार थे पृथ्वीराज सिसोदिया, और इनकी पत्नी का नाम था ताराबाई। तो इन्हीं के नाम पर बाद में इस गढ़ बिटली जो अजमेर में बना हुआ था इसका नाम कर दिया गया तारागढ़। तो ये पृथ्वीराज सिसोदिया है जिनको मेवाड़ में या राजस्थान में उड़ना राजकुमार के नाम से जानते हैं। इनकी जो छतरी है वो कुमलगढ़ की तलहटी में बनी हुई है, 12 खंभों की छतरी बनी हुई है इनकी, और ये बनी है कुमलगढ़ में। कुमलगढ़ की तलहटी में बनी हुई है। तो ये मेवाड़ के उड़ना राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध थे। ये अपने घोड़े को तेज गति से दौड़ाते थे, इसलिए इनको मेवाड़ में उड़ना राजकुमार के नाम से जाना गया था। और ये वही है जिन्होंने संग्राम सिंह जी की आंख भी फोड़ी थी।
संग्राम सिंह जी कुल 80 गांव थे, उनमें पहला गांव देने वाला उसी का सगा भाई था पृथ्वीराज सिसोदिया। तो अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ का उधारक किसे कहा जाता है? तो मेवाड़ का उधारक यहाँ पर अमर सिंह है, यहाँ पर प्रताप दिया हुआ है, हमीर दिया हुआ है, रतन सिंह दिया हुआ है। तो मेवाड़ के उधारक की बात की गई यहाँ पर गुइल डायनेस्टी थी, रावल शाखा। तो रावल शाखा 1303 में समाप्त हो जाती है। यहाँ पर चित्तौड़ पर अधिकार हो गया था अलाउद्दीन खिलजी का। तो चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी ने अधिकार कब किया था? वो हो जाएगा 1303 में। और इस समय मेवाड़ का जो शासक था वो रावल रतन सिंह था, रावल रतन सिंह। तो रावल रतन सिंह यहाँ पर इस रावल डायनेस्टी का अंतिम राजा है। अलाउद्दीन खिलजी ने इसको 1303 में चित्तौड़ के युद्ध में मार दिया था। तो यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया है। तो ये जो चित्तौड़गढ़ है ये मुस्लिम आक्रांता के अधीन चला गया है। यहाँ पर मुस्लिमों का शासन शुरू हो चुका है मेवाड़ के चित्तौड़ पर भी। अब यहाँ पर 1326 में हमीर नाम का राजकुमार था। इस हमीर ने 1326 में इस चित्तौड़ के किले को यहाँ पर मुस्लिम आक्रांता या चौहानों से वापस मुक्त करवाया था। और इसीलिए इस हमीर को मेवाड़ का उधारक कहा जाता है, मेवाड़ का उधारक। इसने मेवाड़ का उद्धार किया है। जो चित्तौड़गढ़ का किला था या जो मेवाड़ मुस्लिमों के अंतर्गत चला गया था, तो इसको वापस बचाने वाला शासक या कोई राजकुमार था वो हमीर था, इसलिए राणा हमीर हो जाएगा ये। तो राणा हमीर को मेवाड़ का उधारक कहा जाता है। इसने मेवाड़ का उद्धार किया था और इसी ने 1326 में सिसोदिया राजवंश की स्थापना की थी, सिसोदिया राजवंश। तो मेवाड़ का पहला शासक जिसने राणा का विरुद्ध धारण किया था, तो राणा की उपाधि धारण करने वाला पहला मेवाड़ का शासक भी यह हमीर हो जाएगा। तो राणा शब्द का प्रयोग करने वाला पहला शासक या राणा की उपाधि धारण करने वाला मेवाड़ का पहला शासक तो हो जाएगा राणा हमीर। ये सिसोदिया वंश का पहला शासक है। बप्पा रावल गुहिल राजवंश का पहला शासक है और गुहिल होता है वो गुहिल वंश का पहला शासक था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा राणा हमीर। अगला क्वेश्चन है, विषम घाटी पंचानन कौन था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा राणा हमीर। इसको विषम घाटी पंचानन कहा गया है, विषम घाटी पंचानन। ये सिसोदियों के पहले शासक थे, सिसोदियों के पहले शासक। इन्होंने सिसोदिया राजवंश की स्थापना की थी 1326 में। ये राणा की उपाधि धारण करने वाले पहले शासक थे। तो इनको विकट परिस्थितियों में सिंह के समान दिखाई देने के कारण इनको विषम घाटी पंचानन कहा जाता है और इन्हीं को मेवाड़ का उधारक भी कहा जाता है, मेवाड़ का उधारक, क्योंकि इन्होंने मेवाड़ का उद्धार किया था। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम क्या रखा था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर चित्तौड़ के नाम के बारे में चर्चा करें तो यहाँ पर देखो ऑप्शन दिया हुआ जलालाबाद, फर्रुखाबाद, खैराबाद और खिजराबाद। चित्तौड़ अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ विजय प्राप्त की थी 1303 में। राजा था रतन सिंह, रावल रतन सिंह राजा था। और अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था और चित्तौड़ का नाम बदल किया था अपने पुत्र के नाम पर, पुत्र के नाम पर खिजराबाद कर दिया था, खिजराबाद। इनके पुत्र का नाम था खिजर खां। तो 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदल कर दिया था खिजराबाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा खिजराबाद। खैराबाद की बात करें तो खैराबाद अलाउद्दीन खिलजी ने जिस स्थान का नाम चेंज किया था तो वो सिवाना था, सिवाना। फर्रुखाबाद यहाँ पर बूंदी का नाम फर्रुखाबाद किया गया था और ये नाम करने वाला था फर्रुखसियर। तो मुगल वंश के शासक थे फर्रुखसियर, जिन्होंने बूंदी का नाम बदलकर फर्रुखाबाद किया था।
जलालाबाद, यहाँ पर जालोर का नाम बदला गया था, जलालाबाद, जालोर का नाम। ये अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदल कर किया था खिजराबाद, जालोर का नाम बदल कर किया था जलालाबाद, और चिवाड़ा का नाम बदल किया था केराबाद, और बूंदी का नाम फर्रुखशेर ने किया था फर्रुखाबाद। तो इसका चित्तौड़ का नाम बदला था वो खिजराबाद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिसोदिया वंश या साम्राज्य वंश का संस्थापक कौन था? सिसोदिया वंश या साम्राज्य, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा राणा हमीद। इसने 1326 में की थी सिसोदिया साम्राज्य की स्थापना। राणा रतन सिंह है, ये संग्राम सिंह जी के बेटे थे। संग्राम सिंह के बाद या सांगा के बाद, संग्राम सिंह फर्स्ट या सांगा एक ही बात है। इनके बाद मेवाड़ के शासक बनते हैं राणा रतन सिंह। प्रताप है, ये उदय सिंह के पुत्र थे, महाराणा प्रताप। राव रतन सिंह है, ये गुइल शाखा के अंतिम राजा है। अगला क्वेश्चन है, रावल या गुइल शाखा का अंतिम शासक कौन था? इस पर हम पिछले क्वेश्चन पर चर्चा कर चुके हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रावल रतन सिंह। तो ये 1303 तक शासक था। 1303 में ये रावल शाखा समाप्त हो जाती है। फिर रावल शाखा के बाद में 1303 से लेकर 1326 तक ये मेवाड़ है विदेशी शक्तियों के अधीन रहे थे। इसमें मुस्लिम थी, मुस्लिम शक्ति के अधीन चला गया था, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में चित्तौड़ को जीत लिया था, और इसके बाद में मेवाड़ में कोई भी शासक नहीं बना है। इसके बाद में 1326 में हमीर नाम का राजकुमार, तो ये राणा हमीर के नाम से शासक बनता है। इसने मेवाड़ पर अधिकार किया था और सिसोदिया वंश की स्थापना की थी इसने। अगला क्वेश्चन है, नटनी गलकी का चबूतरा स्थित है? तो नटनी गलकी का चबूतरा यहाँ पर जोधपुर दिया हुआ है, उदयपुर दिया हुआ है, राजसमंद दिया हुआ है और चित्तौड़गढ़ दिया हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर। तो नटनी गलकी का चबूतरा ये राणा लाखा के समय बनाया गया था, राणा लाखा। तो मेवाड़ में राणा लाखा सिसोदिया वंश के बड़े शासक हुए थे। इनके समय जावड़ की खान भी निकली थी मेवाड़ में। तो राणा लाखा के समय यहाँ पर नटनी गलकी का चबूतरा जो बना हुआ है वो उदयपुर में बना हुआ है। उदयपुर में भी यहाँ पर जो झील है वो पिछोला झील है। तो पिछोला झील के किनारे यहाँ पर राणा लाखा के समय नटनी गलकी का चबूतरा बनाया गया था, और जो स्थान है वो बीजरी नामक स्थान पर बना हुआ है। बीजरी नामक स्थान पर नटनी गलकी का चबूतरा, यहाँ पर मेवाड़ के राणा लाखा ने, यहाँ पर नटनी गलकी एक लड़की थी उसकी याद में ये चबूतरा बना है। तो गलकी की याद में यहाँ पर जो चबूतरा बना है वो नटनी गलकी का चबूतरा है जो उदयपुर में बना हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ का भीष्म किसे कहा जाता है? तो मेवाड़ का भीष्म राव चूड़ा, राणा चूड़ा, कुंवर चूड़ा, महाराणा चूड़ा। तो थोड़ा देखो कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा ऑप्शन थोड़े कंफ्यूज करने वाले दिए गए हैं यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुंवर चूड़ा। तो कुंवर चूड़ा थे ये राणा लाखा के बेटे थे, राणा लाखा। तो इन्हीं को मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है। तो राणा लाखा की जो शादी हुई थी वो हंसाबाई से हुई थी। हंसाबाई का जो विवाह का प्रस्ताव आया था वो मारवाड़ से आया था। तो ये मारवाड़ की राजकुमारी थी। जो मारवाड़ के शासक राव चूड़ा जिसके बेटे थे रणमल, उनकी बहन थी। तो रणमल ने अपनी बहन के विवाह का प्रस्ताव भेजा था कुंवर चूड़ा के लिए। यहाँ पर कुंवर चूड़ा ने भीष्म में प्रतिज्ञा की थी। हंसाबाई की शादी हो जाती है राणा लाखा से, इसीलिए इसको मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है।
इसका राइट आंसर हो जाएगा मेवाड़ का बीच में कौन जुड़ा है। तो अगला क्वेश्चन है हिंदू सुल्तान किसकी उपाधि है? तो यहाँ पे ये हिंदू सुल्तान, तो ऑप्शन जैसे महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, मोकल और महाराणा प्रताप। तो यहां पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा महाराणा कुंभा। तो राजस्थान में महाराणा कुंभा को हिंदू सुल्तान या हिंदू सुल्तान के नाम से जानते हैं। महाराणा प्रताप है, इनको हिंदूपति या हिंदूपत कहा जाता है, हिंदूपति या हिंदूपति। तो इन्होंने राजस्थान के जितने भी राजपूत शासक थे, जितने भी हिंदू शासक थे, सबको एक झंडे के नीचे लेकर आए थे। वो संग्राम सिंह जी थे और वो युद्ध था खानवा का युद्ध, और ये युद्ध हुआ था 17 मार्च 1527 को। तो इस युद्ध में संग्राम सिंह जी राजस्थान के राजपूत राजाओं को एक झंडे के नीचे लेकर आए थे। एक युद्ध में जितने भी शासक शामिल थे वो खानवा का युद्ध हुआ था, और वो हुआ था संग्राम सिंह जी और मुगल शासक बाबर के बीच हुआ था, और वो युद्ध 17 मार्च 1527 को। तो यहाँ पर हिंदूपत कहा जाता है संग्राम सिंह को, और हिंदू सुल्तान कहा जाता है महाराणा कुंभा को। अगला क्वेश्चन है विजय स्तंभ का निर्माण किस विजय के बाद करवाया गया था? तो पहली बात तो विजय स्तंभ का निर्माण यहां पर करवाया था, और वो करवाया था महाराणा कुंभा ने। तो महाराणा कुंभा ने 1440 से लेकर 1448 तक यहां पर विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था, विजय स्तंभ, और ये बना हुआ चित्तौड़गढ़ में। तो चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ बना हुआ है, और ये बनवाया था मेवाड़ के शासक महाराणा कुंभा ने, और सारंगपुर के युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में करवाया था, सारंगपुर का युद्ध, और ये हुआ था 1437 में। 1437 में महाराणा कुंभा ने मालवा के शासक, और मालवा के शासक थे महमूद खिलजी प्रथम। देखो मालवा के शासक एक तो महमूद खिलजी प्रथम था, एक महमूद खिलजी द्वितीय। तो यहाँ पर दोनों शासकों का मेवाड़ के राजाओं से युद्ध हुआ था। जैसे मालवा के शासक महमूद खिलजी प्रथम है, ये महाराणा कुंभा से युद्ध करने के लिए आ गया था सारंगपुर, दोनों के बीच में सारंगपुर का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में महाराणा कुंभा जीत गए थे, तो विजय हुआ था महाराणा कुंभा। तो महाराणा कुंभा ने इसी विजय के उपलक्ष्य में यहाँ पर मेवाड़ के चित्तौड़गढ़ में यहाँ पर विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था, और ये करवाया था 1440 से 1448 के मध्य करवाया था। इस विजय स्तंभ का वास्तुकार था जेता, नापा, पोमा और पुंजा, ये इसके वास्तुकार थे। तो ये विजय स्तंभ बना हुआ राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में बना हुआ, जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने सारंगपुर युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में किया था। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा सारंगपुर का युद्ध या सारंगपुर विजय। और ये युद्ध हुआ था 1437 में महाराणा कुंभा और मालवा के महमूद खिलजी प्रथम के बीच हुआ था। बात करते हैं मालवा के शासक महमूद खिलजी द्वितीय, महमूद खिलजी द्वितीय, तो इनका भी मेवाड़ के शासक संग्राम सिंह या सांगा के बीच यहां पर युद्ध हुआ था, और वह युद्ध हुआ था गागरोन का युद्ध, गागरोन का युद्ध, और ये हुआ था 1519 में। तो 1519 में एक मालवा का शासक है महमूद खिलजी द्वितीय, और 1437 में मालवा का एक शासक है महमूद खिलजी प्रथम। महमूद खिलजी प्रथम की लड़ाई हुई थी कुंभा से, और महमूद खिलजी द्वितीय की लड़ाई हुई थी संग्राम सिंह से। तो यहाँ पर विजय स्तंभ बना हुआ वो चित्तौड़गढ़ में बना है, वो सारंगपुर युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया था। राजस्थान का पहला विजय स्तंभ की बात करें, राजस्थान का पहला विजय स्तंभ, तो ये हो जाएगा बयाना में बना हुआ है, बयाना भरतपुर, ये बयाना है। यहां पर समुद्रगुप्त ने बनाया था, समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त एक गुप्त शासक है, गुप्त वंश का शासक।
भारत में मौर्य के बाद में जो बड़ा राजवंश हुआ था वो गुप्त राजवंश हुआ था। उसी का महान शासक या सबसे शक्तिशाली कोई शासक था वो समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त को भारत में 100 युद्धों का विजेता कहा जाता है। 100 युद्धों का विजेता वो गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और इनको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। इसी समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन। और ये कहा था स्मिथ ने, तो स्मिथ नाम के विद्वान थे, इन्होंने समुद्रगुप्त को यहां पर भारत का नेपोलियन कहा था। इसी समुद्रगुप्त को भारत में 100 युद्धों का विजेता कहा जाता है। इसी समुद्रगुप्त ने राजस्थान के अधिकांश भाग पर अपनी शासन सत्ता भी स्थापित की थी। इसने भारत में कुल 100 युद्ध जीत रखे थे, इसलिए इनको 100 युद्धों का विजेता कहा जाता है। इस 100 युद्धों के विजेता की जानकारी हमको मिलती है प्रयाग प्रशस्ति में। तो इसकी जानकारी का जो स्रोत है वो प्रयाग प्रशस्ति है। तो राजा महाराजा अपनी उपलब्धियों के बारे में जहां पर लेख लिखवाते थे वो प्रशस्तियां होती थी। तो प्रशस्ति है ये जो प्रयाग प्रशस्ति है। इसी प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को 100 युद्धों का विजेता कहा गया है। तो विजय स्तंभ की बात की गई यहाँ पर। इसका निर्माण कुंभा ने करवाया था और ये कराया था सारंगपुर युद्ध की जीत के बाद में। अगला क्वेश्चन है आवल बावल की संधि कब हुई थी? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1453 में। आवल बावल की संधि यह हुई थी, एक तरफ थे राव जोधा और एक तरफ थे मेवाड़ के शासक थे कुंभा। तो राणा कुंभा और राव जोधा के बीच में 1453 में यहां पर आवल बावल की संधि हुई थी। इसी संधि के बाद में मेवाड़ और मारवाड़ की सीमाओं का निर्धारण हुआ था। मेवाड़ और मारवाड़, इसी संधि के बाद इन दोनों की जो राज्य थे इनकी सीमाओं का निर्धारण हो गया था। सीमाओं का निर्धारण। और ये संधि हुई थी हंसाबाई की मध्यस्थता में। हंसाबाई, हंसाबाई ये महाराणा कुंभा की दादी थी। हंसाबाई ये मोकल की माता है। मोकल, हंसाबाई मारवाड़ के शासक रणमल की बहन थी। रणमल की बहन। और ये मेवाड़ के शासक राणा लाखा की पत्नी है। राणा लाखा की पत्नी। तो इसी हंसाबाई की मध्यस्थता में राणा कुंभा और मारवाड़ के शासक राव जोधा के बीच में 1453 में आवल बावल की संधि हुई थी। इसी संधि के तहत मेवाड़ और मारवाड़ की सीमाओं का निर्धारण भी कर दिया गया था। जिस क्षेत्र में आंवले के पेड़ थे वो हो गया मेवाड़, और जहां पर बबुल के पेड़ थे वो हो गया था मारवाड़। तो इन दोनों क्षेत्रों के बीच में केंद्र बिंदु जो गांव था वो सोजत माना गया था। सोजत जो वर्तमान में पाली में पड़ता है, तो सोजत इस संधि का केंद्र बिंदु गांव रहा था। और इसी संधि के बाद मेवाड़ और मारवाड़ की सीमाओं का निर्धारण हो गया था। ये संधि हुई थी 1453 में, और एक तरफ राजा था कुंभा और एक तरफ थे मारवाड़ के जोधा। तो अगला क्वेश्चन है संगीत राज व संगीत सार किसने लिखा था? दोस्तों अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। तो अगला क्वेश्चन है संगीत राज व संगीत सार किसने लिखा था? तो यहाँ पर महाराणा सांगा है, महाराणा प्रताप है, महाराणा कुंभा है और महाराणा मोकल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराणा कुंभा हो जाएगा। महाराणा कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य कहा जाता है। अभिनव भट्टाचार्य, और इन्हें कहा जाता है हिंदू सुल्तान। तो महाराणा कुंभा खुद एक कवि थे। इन्होंने
संगीत राज, संगीत सार, संगीत मीमांसा, सुर प्रबंध और रसिक प्रिया। जो जयदेव गीत गोविंद की टीका थी रसिक प्रिया, सुर प्रबंध, संगीत मीमांसा, संगीत सार और संगीत राज। तो इस प्रकार ये कई ग्रंथ यहाँ पर महाराणा कुंभा के द्वारा लिखे गए थे। तो इनमें संगीत राज और संगीत सार ये दोनों ग्रंथ यहाँ पर पूछे गए। इसका राइट आंसर होने वाला है महाराणा कुंभा। संगीत राज को सभी ग्रंथों का सिरमौर कहा जाता है। कुंभा के सभी ग्रंथों का सिरमौर वो कहा जाता है संगीत राज को। तो संगीत राज कुंभा के द्वारा लिखा गया कुंभा का सबसे बड़ा ग्रंथ भी था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराणा कुंभा। अगला क्वेश्चन है महाराणा कुंभा के गुरु का नाम क्या था? तो यहाँ पर हरिदास, हीरानंद, मोहनदास, आस्करण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीरानंद। तो ये हीरानंद कुंभा के गुरु थे। ये चित्रकला गुरु थे कुंभा के, चित्रकला गुरु। कुंभा के संगीत गुरु थे वो थे संगीताचार्य श्री सारंगधर व्यास। तो ये कुंभा के संगीत गुरु है। तो कुंभा खुद संगीत प्रेमी था, इसलिए संगीत प्रेमी होने के कारण कुंभा को कहा जाता है अभिनव भट्टाचार्य। कुंभा राजस्थान के सभी शासकों में सबसे शक्तिशाली राजा थे, इसलिए मुस्लिम शासक या मुस्लिम लोग इनको हिंदू सुल्तान के नाम से जानते थे। कुंभा संगीत प्रेमी था, इसलिए कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य भी कहा जाता है। कुंभा का जो संगीत गुरु था वो सारंगधर व्यास थे और कुंभा के गुरु थे वो हीरानंद जी थे और ये चित्रकला गुरु भी हीरानंद ही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीरानंद। अगला क्वेश्चन है खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? यहाँ पर खानवा का युद्ध दिया गया है, तो इसके बारे में हम पहले क्वेश्चन पर चर्चा कर चुके। तो खानवा युद्ध के बारे में यहाँ पर ऑप्शन है 17 मार्च 1527, 13 मार्च 1528, 17 मार्च 1529 और 17 फरवरी 1527 को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 17 मार्च 1527 को। तो ये खानवा का युद्ध हुआ था। ये खानवा का युद्ध ये हुआ था बाबर, एक तरफ मुगल शासक था बाबर, दिल्ली से आया था, और दूसरी तरफ था मेवाड़ के शासक थे राणा सांगा। ये मेवाड़ के शासक थे और सिसोदिया शासक है ये, और ये मेवाड़ से थे। तो इस युद्ध में बाबर इस युद्ध को जीत गया था। संग्राम सिंह जी ने इस युद्ध में शामिल होने के लिए कई शासकों को इनवाइट किया था, निमंत्रण भेजा था, पत्र लिखकर निमंत्रण भेजा था, और इस प्रथा को बोलते हैं हम पाती पर्वन। तो संग्राम सिंह जी ने इस खानवा के युद्ध में पाती पर्वन की प्रथा चलाई थी। यह युद्ध था खानवा का युद्ध। इस युद्ध में कई रियासतों के शासक संग्राम सिंह जी की तरफ से लड़ने के लिए खानवा के मैदान में गए थे। खानवा का मैदान है ये पड़ता है खानवा के मैदान, ये धौलपुर में पड़ता है। तो यहाँ पर संग्राम सिंह जी और बाबर के बीच में युद्ध हुआ था खानवा का युद्ध, और ये हुआ था 1527 के 17 मार्च 1527 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है महाराणा सांगा की छतरी कहां स्थित है? तो संग्राम सिंह जी की यहाँ पर छतरी पूछी गई है। संग्राम सिंह जी का शासनकाल की बात करें, शासनकाल मेवाड़ में इनका जो शासनकाल रहा था वो 1509 से लेकर 1528 तक है। ये मेवाड़ के शासक बनते 1509 में और 1528 तक ये शासक बने रहते हैं।
इनकी मृत्यु हुई थी वो हुई थी कालपी में, कालपी उत्तर प्रदेश में, और ये हुई थी 30 जनवरी। अट्ठाईस जनवरी है, 28 जनवरी 1528 को संग्राम सिंह जी की मृत्यु हुई थी कालपी उत्तर प्रदेश में। और इनका जो अंतिम संस्कार हुआ था वो हुआ था मांडलगढ़, और ये पड़ता है भीलवाड़ा में। और इसी भीलवाड़ा में मांडलगढ़ में इनकी 8 खंभों की छतरी बनी हुई है। तो इसमें बसवा दिया हुआ है, इरिच दिया हुआ है, कालपी दिया हुआ है, मांडलगढ़ दिया हुआ है। इरिच में इनको जहर दिया गया था, जहर। देखो संग्राम सिंह जी की मृत्यु हुई थी वो जहर देने के कारण होती है। यहाँ पर इरिच में इनको जहर दिया गया था। बसवा ये 200 में पड़ता है। यहां पर जब इनके शव को कालपी से लेकर आ रहे थे तो बीच में बसवा में यहाँ पर इनके शव को कुछ समय के लिए रोका गया था, इसलिए इनका एक स्मारक बसवा में बना हुआ है, स्मारक। इसके अलावा खाना युद्ध में जितने भी घायल सैनिक थे या संग्राम सिंह जी घायल हुए थे, संग्राम सिंह जी का उपचार यहीं पर हुआ था, उपचार भी बसवा में किया गया था। खाना युद्ध के बाद संग्राम सिंह का उपचार बसवा में किया गया था। इरिच में इनको जहर दिया गया था, कालपी में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये दोनों पड़ते हैं उत्तर प्रदेश में। और मांडलगढ़ भीलवाड़ा में इनका अंतिम संस्कार हुआ था। और छतरी बनी हुई इनकी मांडलगढ़ में ही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मांडलगढ़। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कहां हुआ था? तो चित्तौड़गढ़ दिया हुआ है, अचलगढ़ दिया हुआ है, कुंभलगढ़ दिया हुआ है और सिवाना दिया गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कुंभलगढ़। तो महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 9 मई 1540 को, 9 मई 1540 को हुआ था। और जन्म स्थान था कुंभलगढ़। इनकी माता का नाम था जयवंता बाई, और इनके पिता का नाम था उदय सिंह। तो 9 मई 1540 को इनका जन्म हुआ था, जन्म स्थान था कुंभलगढ़। और कुंभलगढ़ में एक कटारगढ़ था। तो कुंभलगढ़ के कटारगढ़ के बादल महल में इनका जन्म हुआ था, बादल महल। ये भी पूछा किस महल में हुआ, तो बादल महल है। कुंभलगढ़ में कहा हुआ था, तो कटारगढ़ में है। यहाँ पर कुंभलगढ़ के किले में ऊपर जब महल बना हुआ कटारगढ़ ही है। और इसी कटारगढ़ के बादल महल में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 9 मई 1540 को। और ये शासक बनते 1572 में। और शासनकाल 1572 से 1597 तक इनका शासनकाल है। तो महाराणा प्रताप का जन्म पूछा गया तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुंभलगढ़ के कटारगढ़ में इनका जन्म होता है। तो अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ का मिलातन कर्नल टोड ने किस युद्ध को कहा है? तो कर्नल टोड के बारे में, कर्नल टोड ने राजस्थान के कई स्थानों को अलग अलग नाम से पुकारा है। जैसे कर्नल टोड ने गुरु शिखर को कहा है संतों का शिखर। ये कहा था गुरु शिखर को। गुरु शिखर अरावली रेंज की सबसे ऊंची चोटी है, अरावली। तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। इसको कर्नल टोड ने संतों का शिखर कहा है। इसके अलावा आबू पर्वत को भी कर्नल टोड ने अलग नाम से पुकारा है, आबू पर्वत। इसको हिंदू ओलंपस का है। हिंदू ओलंपस। इसके अलावा हल्दी घाटी युद्ध को हल्दी घाटी का युद्ध, इसको मेवाड़ की थर्मोपली का है, मेवाड़ की थर्मोपली।
और एक है दिवेर का युद्ध। इसको कहा मेवाड़ का मैराथन। तो कन्नल रोड है, जिसको हम राजस्थान के इतिहास के रूप में हम जानते हैं, राजस्थान के इतिहास का जनक के रूप में हम इनको जानते हैं। तो कन्नल टोड ने राजस्थान के कई भौगोलिक स्थान, इसके अलावा कई अन्य स्थानों को भी अलग अलग नाम से पुकारा, जैसे अरावली रेंज की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, इसको संतों का शिखर का है। इसके अलावा अबू पर्वत है, इसको हिंदू ओलंपस का है। इसके अलावा हल्दी घाटी का मैदान है या युद्ध है, इसको मेवाड़ की थर्मोपली का है। दिवेर का युद्ध है, इसको मेवाड़ का मैराथन का है। तो यहाँ पर मेवाड़ का मैराथन पूछा गया। तो यहाँ पर दिवेर का युद्ध, इस युद्ध को हम मेवाड़ के मैराथन के नाम से जानते हैं। कर्नल टोड ने इस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा था। दिवेर का युद्ध हुआ था 1582 में, और ये हुआ था प्रताप और अकबर की सेना के बीच हुआ था। इस युद्ध में अकबर का सेनापति सुल्तान खां, वो मारा गया था, सुल्तान खां। और प्रताप का साथ देने वाला उसका बेटा था अमर सिंह। तो ये युद्ध प्रताप जीत गया था। ये प्रताप के द्वारा जीता गया मुगलों के खिलाफ पहला युद्ध था। तो सुल्तान खां इस युद्ध में मारा गया था। प्रताप ने दिवेर के युद्ध को जीत लिया था। तो इसमें मेवाड़ का मैराथन कर्नल टोड ने जिस युद्ध को कहा है, वो मेवाड़ का मैराथन हो जाएगा, दिवेर का युद्ध। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी युद्ध में अकबर के सेनापति कौन थे? पहली बात तो हल्दी घाटी का युद्ध, तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 18 जून 1576 को हुआ था। इसमें एक तरफ सेना थी अकबर की और दूसरी तरफ सेना थी प्रताप की। अकबर इस युद्ध में स्वयं नहीं आया था, अकबर ने अपनी सेना भेजी थी। एक तो जयपुर का था मान सिंह, जयपुर के थे मिर्जा मान सिंह या मान सिंह प्रथम, और एक मुस्लिम सेनापति था असफ खां। और प्रताप के साथ भी हमारे कई हिंदू शासक थे, जैसे ग्वालियर का था राम शाह तोमर, सलूम्बर के थे कृष्णदास चुंडावत, और बीर सेनापति था पुंजा भील। इस प्रकार प्रताप के सेना में भी कई सैनिक थे। और प्रताप का एक मुस्लिम सेनापति था हकीम का सूर, हकीम का सूर, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। हल्दी घाटी युद्ध में प्रताप की सेना में एकमात्र मुस्लिम सेनापति वो हकीम का सूर थे। इधर अकबर की सेना में, अकबर की सेना का नेतृत्व करने वाले जो सैनिक थे, उस जो सेनापति थे, एक तो मिर्जा मान सिंह था जयपुर का, और एक मुस्लिम सेनापति था असफ का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अकबर के सेनापति की बात की गई यहाँ पर, तो मान सिंह और असफ का हो जाएगा। और ये युद्ध अकबर की सेना जीत जाती है, लेकिन अकबर अपने नैतिक उद्देश्य में इस युद्ध में सफल नहीं हो पाया था, ये असफल था। अकबर नैतिक उद्देश्य में असफल था, लेकिन सैनिक बल के आधार पर अकबर इस युद्ध को जीत जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी युद्ध में प्रताप की सेना में एकमात्र मुस्लिम सेनापति, तो आसिफ खां, हकीम खां, नवाब खां और अफजल खां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हकीम खां। पिछले क्वेश्चन में हम हकीम का सूर के बारे में बात कर चुके। ये प्रताप की सेना का अग्रिम पंक्ति को संभालने वाला था, सेना की अग्रिम टुकड़ी को। तो प्रताप की सेना की अग्रिम टुकड़ी को किसने संभाला था? वो हकीम का सूर ही था, हकीम का सूर। ये बोलते हैं हरावल। तो प्रताप की हल्दी घाटी युद्ध में प्रताप की सेना का या प्रताप की सेना की हरावल की कमान किस सेनापति ने संभाली? तो हकीम का सूर, ये एकमात्र मुस्लिम सेनापति भी था। तो पीछे वाले दस्ते को बोलते हैं चंद्रावल, चंद्रावल। तो सेना की अग्रिम टुकड़ी होती है हरावल और पीछे वाली टुकड़ी होती है चंद्रावल। तो इस टुकड़ी का भार संभालने वाला या इसका नेतृत्व करने वाला जो सेनापति था वो था पुंजा भील। अगला क्वेश्चन है, कर्नल टोड ने थर्मोपली किस युद्ध को कहा है? तो ऑप्शन हल्दी घाटी का युद्ध, दिवेर का युद्ध, कुंभलगढ़ का युद्ध, बदनौर का युद्ध। तो यहाँ पर
हल्दीघाटी युद्ध के बारे में बात की गई तो हल्दीघाटी युद्ध हो जाएगा, थर्मोपल्ली हल्दीघाटी का युद्ध है। ये हुआ था 18 जून को 1576 को हुआ था। दिवेर का युद्ध हुआ था अक्टूबर में हुआ था 1582 को हुआ था। कुंभलगढ़ का युद्ध ये 1578 में हुआ था। बदनौर का युद्ध है ये कुंभा और एक तरफ कुंभा थे, एक तरफ मालवा का शासक महमूद खिलजी था फर्स्ट। तो ये बदनौर का युद्ध कुंभा से संबंधित है। कुंभलगढ़ का युद्ध, दिवेर का युद्ध और हल्दीघाटी का युद्ध, इन तीनों का संबंध प्रताप से रहा है। इसमें दिवेर का युद्ध प्रताप जीत गया था, हल्दी का युद्ध प्रताप हार गए थे, लेकिन नीति उद्देश्य में अकबर हार चुका था इसमें। और कुंभलगढ़ के युद्ध में भी प्रताप की हार हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने प्रताप के विरुद्ध बेजा अभियान का सही क्रम क्या था? तो अकबर ने प्रताप से अधीनता स्वीकार करने के उद्देश्य से प्रताप के खिलाफ 4 संधि प्रस्ताव भेजे थे। 4 संधि प्रस्तावक। इसमें जो 4 व्यक्ति आए थे उनका जो सही क्रम है वो प्रताप शासक में था 1572 में। तो पहला संधि प्रस्ताव आ गया था 1572 में आ गया था जलाल खां कोर्ची। दूसरा था 1573 में मान सिंह, ये मिर्जा मान सिंह है। तीसरा भी 73 में आया था, नाम था भगवंत दास। और चौथा अंतिम आया था वो टोडरमल था। तो टोडरमल अकबर का वित्त मंत्री भी था। यहां पर सबसे पहले जलाल खां आया था, तो जलाल खां। दूसरा था मान सिंह, तो इसमें टोडरमल दिया हुआ है, जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास, टोडरमल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल। ये अंतिम सबसे अंत में आया था टोडरमल, और सबसे पहले आया था जलाल खां। तो अकबर का पहला संधि प्रस्ताव जो प्रताप के विरुद्ध गया था वो जलाल खां था, अंतिम था टोडरमल। जयपुर से कौन से शासक आए थे? तो मान सिंह और भगवंत दास। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।